Rahman Rahim. Assalamu alaikum beta. Hope you are doing great. So in today's class we are going to solve the MCQs of thermodynamics from the MD-CAT syllabus. As you know that this video is a part of a series जहां हम हर chapter के MCQs को solve कर रहे हैं. इसके अलावा I also make a series जहां हमने 10 years के past papers MD-CAT के physics portion के solve करके रखे हैं. You can also check it out and please subscribe the channel. Okay, so start करते हैं from the very first question. कह रहा है at room temperature which of the following gas molecules have greater average kinetic energy. अच्छा, अब average kinetic energy का जो formula है we know that it is 3/2 kT. K is a constant and T is a temperature. अच्छा, अब we know that कि kinetic energy is directly proportional to temperature, average kinetic energy. अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. तो ये कह रहा है रूम टेम्परेचर पर. तो तीनों जो आपकी गैसेस हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीनों सेम टेम्परेचर के ऊपर है. तो व्हाट डज इट मीन्स? तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होंगी. ऑल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी. होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट. क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं. फॉर अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एरिया अंडर द PV ग्राफ रिप्रेजेंट द PV. P स्टैंड फॉर प्रेशर and V stand for work. Okay, so let's suppose we have a graph. This is P and this is V and this is a graph. Let's suppose, ठीक है, आइसोबैरिक का ग्राफ है. तो एरिया अंडर द ग्राफ, अगर मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया बेसिकली बराबर होगा P del V के. वी नो दैट P del V बराबर होता है वर्क डन. सो एरिया अंडर द ग्राफ किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना है? वर्क डन के बारे में. होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक. आगे चलते हैं. द रेशियो ऑफ जर्नल गैस कांस्टेंट टू बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट इज इक्वल टू. ठीक है, अच्छा, जर्नल गैस कांस्टेंट इज R डिवाइडेड बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज K. तो वो आपको देता है एवोगैड्रोस कांस्टेंट, दैट इज 6.02 into 10 to power 23 Na. Hoping that you understand the point. 2PV is equal to RT is an ideal equation for. अच्छा, अब हमें पता है आइडियल जर्नल गैस इक्वेशन होती है PV is equal to nRT. अगर इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ PV is equal to 1/2 RT. ठीक है, तो PV is equal to 1/2 RT. दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो n बराबर हो जाएगा 1/2 के, दैट इज इक्वल टू 0.5. तो व्हाट डज इट मीन्स? C वुड बी द करेक्ट आंसर. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय. फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो इक्वेशन है दैट इज del Q इज इक्वल टू del U प्लस W. चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो तो डेल्टा U है. तो ये मालूम करना है W यहाँ पॉजिटिव है, वर्क डन यहाँ जाके नेगेटिव. तो del Q माइनस W इज इक्वल टू del U. So this is going to be the equation for change in the internal energy. So Q minus W, B would be the correct answer. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6. A gas undergoes a cyclic process. ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस मतलब जहां से स्टार्ट हो वहीं पर दोबारा आके खड़ा हो गया. देन इट्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो. ठीक है, तो उसकी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो जीरो, गलती से लिख दिया है, इट विल बी जीरो. अब जीरो क्यों है? ठीक है, internal energy is a state function, we know that, depending only on state variables like temperature. In a cyclic process we know that change in internal energy is directly proportional to the temperature. It means that if you are increasing the temperature, change in internal energy आपकी बढ़ जाएगी. अब साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा चेंज इन द टेम्परेचर ज़ीरो होता है. अगर टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी. सो दिस इज़ अ लॉजिकल रीज़न फॉर इट. क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं. For which of the following process heat energy is entirely converted into mechanical energy? देखें, del Q is equal to del U plus W. अब कह रहा है हीट एनर्जी सारी कन्वर्ट हो जाए मैकेनिकल एनर्जी. तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वी नो दैट आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन द टेम्परेचर ज़ीरो होता है, जिसकी वजह से चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो. सो व्हाट डज इट मीन्स? जितना ज़्यादा आप एनर्जी देंगे दैट एंटायर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द वर्क डन. सो आंसर विल बी ए. क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं. कह रहा है 5 किलोग्राम एंड 10 किलोग्राम वाटर आर हीटेड देन द रेशियो बिटवीन देयर हीट कैपेसिटी विल बी.
हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है एम सी स्मॉल सी इज बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो C1 is equal to M1 C डिवाइडेड बाय C2 M2 C। देखें वाटर की हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होती है, तो C एंड C कैंसिल। M1 was 5, M2 was 10, 5 ones are 5, 5 twos are 10, so the ratio will be 1/2 or 1:2. A would be the correct answer. The ratio of specific heat to heat capacity is, सबसे पहले specific heat capacity का जो फॉर्मूला है, ठीक, दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला इज एम सी। ठीक है, अब दोनों के रेशियोज चाहिए, यूनिट के रेशियोज चाहिए। तो स्पेसिफिक हीट का जो यूनिट होगा दैट विल बी जूल डिवाइडेड बाय किलोग्राम डॉट केल्विन। इसी तरह जो हीट कैपेसिटी का यूनिट होगा किलोग्राम डॉट सी स्मॉल सी दैट इज जूल डिवाइडेड बाय किलोग्राम एंड केल्विन। देखिए केजी से केजी कैंसिल, हीट कैपेसिटी का यूनिट हो गया जूल पर केल्विन। दोनों के यूनिट्स आपके पास आ चुके हैं। यहाँ पर आपको रेशो चाहिए, स्मॉल सी डिवाइडेड बाय कैपिटल सी। स्मॉल सी का यूनिट ये है केजी डॉट केल्विन डिवाइडेड बाय कैपिटल सी हीट कैपेसिटी का यूनिट ये है। ठीक है, वी जस्ट नीड टू सॉल्व इट। मल्टीप्लाई करेंगे, केल्विन ऊपर जूल नीचे, जूल से जूल कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल, तो आंसर विल बी 1/kg एंड दैट विल बी इक्वल टू केल्विन kg इनवर्स। सो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इफ एन आइडियल गैस अगर CV इसके बराबर है तो CP बताइए। वी नो दैट CP माइनस CV बराबर होता है R के। CV यहाँ चला जाएगा तो इट विल बी पॉजिटिव, तो CP इज इक्वल टू CV प्लस R। CV की वैल्यू इज गिवन 3/2R प्लस R ऑफ द फॉर्मूला। अच्छा, तो 3/2 होता है 1.5 प्लस R मतलब 1, 2.5 को आप 5/2 लिख सकते हैं। सो C वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। फॉर एन आइडियल गैस द रेशो इज ऑलवेज, अब सबसे पहले आपको फॉर्मूला बताया CP माइनस CV इज इक्वल टू R, और अगर आप इसको यहाँ लेके जाएंगे तो CP इज इक्वल टू CV प्लस R, एंड दिस इक्वेशन, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन shows you that कि CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV। ठीक है, तो अगर मैं CP डिवाइडेड बाय CV का रेशो निकालूंगा तो ये जो है ग्रेटर देन 1 आएगा, 1 विल बी ग्रेटर देन दिस। लेकिन इसका उल्टा करता हूँ, CV डिवाइडेड बाय CP, तो वो जो है लेसर देन 1 आएगा। ठीक है, होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। अच्छा, दिस इज ग्रेटर देन लेस देन 1, होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। आगे चलते हैं। अ फिक्स मास ऑफ एन आइडियल गैस इज कंटेन इन अ सिलेंडर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, नाउ द प्रेशर ऑफ अ गैस इज डिक्रीज, व्हाट हैपेंड टू द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। ठीक है, प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, द नंबर ऑफ कॉलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर आल्सो डिक्रीजेस। तो इसका बी होगा। अच्छा, बी क्यों होगा, प्रेशर आपका डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वी नो दैट कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अच्छा, दिस इज बॉयल्स लॉ। ओके, अच्छा, बॉयल्स लॉ में अब जाहिर सी बात है जब वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ कॉलिजन, टेक्निकल सी बात है, डिक्रीज होंगे बिटवीन द molecules in the container। आगे चलते हैं। if n is the number of molecules of a gas in a container then number of moles can be calculated as, we know that number of moles का जो formula होता है that is number of molecules divided by the Avogadro's constant, so n divided by Na। so what does it mean, A would be the correct answer in question number 13, n divided by Na। अच्छा, अब मजे की बात देखें कि सी आंसर भी सेम ही है, तो इट इज़ अ टाइपिंग मिस्टेक, तो सी भी करेक्ट ही है क्योंकि ये भी डिवीजन ही होता है। ओके, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। आइसोबैरिक प्रोसेस में बार मतलब प्रेशर होता है तो सेम प्रेशर, तो चेंज इन द, ये इट इज़ करेक्ट। आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर चेंज इन द टेम्परेचर जीरो होता है विच इज़ करेक्ट। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो एनर्जी दैट यू आर प्रोवाइडिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो व्हाट डज इट मीन्स, डी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आगे चलते हैं। एन आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन इज 100% एफिशिएंट ओनली इफ कोल्ड रिजर्वायर जो है वो 0 केल्विन पर होगा।
क्योंकि एफिशिएंसी की जो इक्वेशन होती है दैट इज़ 1 माइनस टी सी डिवाइडेड बाई टी एच। टी सी इज़ टेम्परेचर एट कोल्ड रिजर्वायर, और अगर टी सी जो है वो 0 केल्विन होगा तो 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय वॉट एवर द नंबर यू राइट, इट विल बी 0, तो 1 माइनस 0, एफिशिएंसी इज़ 1, और यू कैन से इट इज़ 100%। अब आप में से कोई बच्चा ये भी तो कह सकता है कि सर 0 डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं हो सकता? भाई 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 273 केल्विन, ठीक है। सो दैट इज द रीजन 0 केल्विन इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, के इससे नीचे तो टेम्परेचर जा ही नहीं सकता, ठीक है। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि एनर्जी ही नहीं होती। ओके, एन एडियाबेटिक चेंज इज द वन इन विच, ठीक है, एडियाबेटिक चेंज क्या होता है? जिसमें डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 होता है, नो हीट इज एडेड और टेकन आउट ऑफ द सिस्टम, दो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। Under what condition of density and pressure does a real gas approximate to an ideal gas? किस कंडीशन के अंदर रियल गैस जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? आइडियल गैस के अंदर। तो लो डेंसिटी और लो प्रेशर के ऊपर ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, कैसे? कि रियल गैस बिहेव्स आइडियली व्हेन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड इंटरमोलिकुलर वॉल्यूम बिकम्स नेग्लिजिबल, ठीक है। जब लो प्रेशर होगा तो फोर्सेस नेग्लिजिबल हो जाएगी, और जब मॉलिक्यूल आप डेंसिटी लो कब होगी? जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लो होगा, ठीक है, विच हैपन्स एट लो प्रेशर एंड लो डेंसिटीज, ठीक है, और हाई टेम्परेचर्स। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट? P is the pressure, it is a state variable, temperature, volume, R is a universal gas constant। हमने जो इक्वेशन पढ़ी है PV is equal to nRT में R is a कांस्टेंट, तो वो तो थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट नहीं है ना, वो तो सेम ही रहता है हर कंडीशन के अंदर। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज दिस, ठीक है, दैट इज एच एफ। हाउ मच एनर्जी इज नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस? आपको पता है कि जब भी आप किसी भी चीज़ को हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर राइज होता है, बट कुछ टेम्परेचर्स ऐसे होते हैं, कुछ वहाँ पर टेम्परेचर राइज नहीं होता, क्योंकि एनर्जी जो है वो स्टेट को चेंज करने में ज़ाया हो रही होती है या यूज़ हो रही होती है। जैसे व्हेन यू हैव अ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो अब आप हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो वहाँ उसको कहते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जब वाटर की बात आ रही है 100 डिग्रीज पे होगा तो वो वेपराइजेशन हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है Q इज इक्वल टू एम एच एफ। अच्छा, आपसे क्या कह रहा है? आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एनर्जी, तो m जो है विच इज़ 100 ग्राम, ठीक है, और एच एफ इज 334 जूल पर ग्राम। अब देखें यहाँ पे मैंने कन्वर्ट नहीं किया था क्योंकि जो कांस्टेंट दिया गया था वो भी ग्राम में ही दिया गया था, तो कन्वर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैंने यूनिट्स भी इसलिए लिखे हैं कि देखें ग्राम से ग्राम बेसिकली कैंसिल, 100 जब 334 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 33400, एंड यू कैन राइट इट दैम एज 33.4 इंटू 1000। ओके, अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 33.4 थाउजेंड की जगह किलो, तो 33.4 किलो जूल्स। सो व्हाट डज इट मींस? बी वुड बी द करेक्ट आंसर। अ 300 वाट हीटर, तो पावर है 300 वाट, is used to boil 500 grams of water, so mass is 500 grams at 100 degree celsius। okay, how long का मतलब टाइम पूछ रहा है। द हीटर इज स्विच ऑन, कितने टाइम तक हीटर स्विच ऑन रहा है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो इतनी है 2230 जूल्स पर ग्राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी, सो एनर्जी इज इक्वल टू एम एच वी स्टेट specific latent heat of vaporization, so Q is equal to M, it was 500 grams, multiplied by the constant which is 2230 joules per grams. Now see that grams and grams cancel, 500 multiplied by 2230, इसका आसान सवाल ये है कि 223 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वट एवर द आंसर इज 3 zeros उसमें ऐड कर देंगे, 5 3s are 15, 5 2s are 10 plus 1 11, 5 2s are 10 plus 1 11, so 1115, तो हीट हो जाएगी 1115 एंड 3 zeros इन जूल्स। तो हमें एनर्जी मिल गई जो हमने प्रोवाइड की है। अगेन द पावर इज एनर्जी डिवाइडेड बाय द टाइम, वी नीड टू फाइंड द टाइम, सो टाइम वुड बी इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय द पावर। सो फॉर्मूला आ गया है, एनर्जी इज 1115 000 डिवाइडेड बाय 300
Now see that 0 0 0 0 cancel, so 1150 divided by 3. What you can do now, just divided by 3, 3 ones are 3, 3 threes are 9, 2 उसको बचा 3 7s are 21, it is 50. So 51 जो होता है 51 डिवाइडेड बाय 3 इट वुड बी 17 होता है, तो मैं 17 ही लिख देता हूँ ऐसे. तो टाइम कितना हो गया 3717 सेकेंड्स. बट द थिंग इज के इतना सेकंड्स में हमें आंसर दिया है, बट यहाँ पर तो सेकंड्स में 62 आ रहा है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता. अब देखें 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं 3600 सेकंड्स. तो 1 आवर एंड 1 मिनट में मतलब 61 मिनट्स में 3660 सेकेंड होंगे, और 62 मिनट्स में 3670 सॉरी नॉट 70 720, क्योंकि 60 ऐड किया ना, तो 62 मिनट्स में अप्रॉक्सीमेटली नॉट अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्टली इतने सेकंड्स होते हैं. तो 3717 का मतलब अप्रॉक्सीमेटली 62 मिनट्स ही होता है. सो ए वुड बी द करेक्ट आंसर. आगे चलते हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो ये याद रखिएगा कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी द सेम. ये भी यही कह रहा है, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन है. आगे चलते हैं 22. 100 वाट हीटर, ओके पावर इतना है 100 वाट है, इज स्विच ऑन फॉर 5 मिनट्स. तो 5 मिनट तक स्विच ऑन रहता है. 5 मिनट का मतलब होता है 300 सेकेंड्स. टू मेल्ट आइस, व्हाट इज द मास ऑफ आइस that melts at 0 डिग्री सेल्सियस. स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो है 334 joules per gram. Now we know that power is equal to energy over time. So सबसे पहले एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, that is power into time. Power is 100, time is 300. So the energy that we provide was 30,000 joules. Now we'll use the specific latent heat of vaporization for fusion formula, that is Q is equal to MHF. ठीक है. अच्छा, तो Q is 30,000, M पता करना है, और HF is 334. सही. अच्छा, जूल्स पर किलोग्राम, जूल्स पर ग्राम. अब 334 जो है नीचे जाके डिवाइड करेगा, तो इट वुड बी what would be the answer would be mass. Now see that इसको कैसे लिख सकते हैं, 30,000 divided by 3.34 into 100. So 0 0 and 0 0 would be cancelled. So 300 divided by 3.34 is equal to m. Now see that 300 divided by 100 divided by 3 तो होता है 100. सही. अच्छा, अब लॉजिकल सी बात है, 100 से कम ही आएगा. अब 100 से कम कितना होगा, द आंसर वुड बी इन ग्राम्स. क्यों ग्राम्स होगा, क्योंकि स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो भी ग्राम्स में गिवन है, तो हमें पता है कि आंसर हो जाएगा ए. ठीक है, तो इस तरह से यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस इन अ गैस डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर वर्क डन डिपेंड कर रहा है, तो इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन ऑल ऑफ दीज. ऑल ऑफ दीज क्यों, क्योंकि फॉर्मूला जो है डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू. एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको पता है डेल क्यू तो बराबर होता है 0 के, तो डेल यू प्लस डब्ल्यू, तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस डेल यू. तो दिस वुड बी द फॉर्मूला. अब यहाँ देखें कि वर्क डन बराबर होता है पी डेल वी के, तो चेंज इन द वॉल्यूम तो हो रहा है, इन द एडियाबैटिक प्रोसेस डिपेंड कर रहा है, और डेल यू इज सी वी एन सी वी डेल टी, तो चेंज इन द टेम्परेचर भी डिपेंड कर रहा है. ठीक है, होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक. तो इस तरह से ऑल ऑफ दीज. आगे चलते हैं 24 जो है, इंटरनल एनर्जी रिमेन्स सेम थ्रू आउट द प्रोसेस इन आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस क्यों, क्योंकि चेंज इन द टेम्परेचर 0 होता है, और वी नो दैट कि इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो अगर टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी भी सेम रहेगी. आगे चलते हैं. इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम P and V respectively, first it expand to 4V and then compress isobarically. अच्छा, इस पे फोकस कीजिएगा. टू वॉल्यूम V द फाइनल प्रेशर इज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बॉयल्स लॉ से पता है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. तो पहले क्या हो रहा है,
जो फर्स्ट इनिशियल है प्रेशर वो P है, इनिशियल वॉल्यूम V है। कह रहा है प्रेशर 2 बताओ जब वॉल्यूम कितना हो जाए 4 हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, तो दैट विल बी 4V। ठीक है, V से V कैंसिल, तो जो प्रेशर होगा इट वुड बी P/4 जो न्यू प्रेशर होगा। ठीक है, अब कह रहा है जब वॉल्यूम 4 गुना बढ़ गया तो प्रेशर 4 गुना कम होगा, 4 टाइम्स डिक्रीज होगा, लॉजिकल सी बात है। फिर कह रहा है कि आपकी गैस कंप्रेस होती है। कंप्रेस कैसे होती है? आइसोबैरिकली। आइसोबैरिकली का मतलब क्या है? सेम प्रेशर। तो सेम प्रेशर मतलब किस प्रेशर से कंप्रेस हो गई? इस प्रेशर से। अब इस प्रेशर से कंप्रेस होगी तो प्रेशर तो यही रहेगा ना, तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। कह रहा है टू कंटेनर्स, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। कह रहा है टू कंटेनर X एंड Y आर फिल्ड विद एन आइडियल गैस। X का जो नंबर ऑफ मोल्स हैं दैट इज 1 एंड Y के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं दैट इज 2। वॉल्यूम ऑफ Y इज 4 टाइम्स दैट ऑफ X, तो वॉल्यूम ऑफ Y इज 4V और वॉल्यूम ऑफ X इज सिंपल V। ठीक है, प्रेशर इन Y इज हाफ इन दैट ऑफ X, सो प्रेशर इन Y इज 1/2P और प्रेशर इन X इज सिंपली प्रेशर। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ गैस इन Y, तो टेम्परेचर ऑफ गैस इन Y एज कंपेयर टू टेम्परेचर ऑफ गैस इन X, तो दोनों का रेशो पता करना है हमें। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, PV इज इक्वल टू NRT। सिंपल सा लॉजिक है। तो दोनों का प्रेशर वो चाहिए, PX VX इज इक्वल टू NX, R इज कॉन्स्टेंट, TX इसी तरह दूसरे का रेशो, सो PY VY NY, R की जगह R और TY। अब वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना है, विल गेट द आंसर। तो सबसे पहले PX तो वो तो बराबर है P के, VX वो तो बराबर है V के, डिवाइडेड बाय PY बराबर है किसके? 1/2P के। VY बराबर है किसके? 4V के। ये तो हो गया इस तरफ का। NX इज इक्वल टू 1, R तो कैंसिल कर दो सिंपल, TX हमें पता करना है, डिवाइडेड बाय N2 एंड Y इज इक्वल टू 2 और ये TY। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। अच्छा, अब सिंपल सॉल्व कर लेंगे। तो PV डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो 2 ऊपर और 4PV नीचे। अब यहाँ देखिए P से P, V से V कैंसिल, तो सिंपल आपके पास यहाँ तो बच गया 2/4 और यहाँ पर 1/2 TX ओवर TY। ठीक है, यहाँ पर 1/2 TX ओवर TY। 2 यहाँ डिवीजन में है, यहाँ जाके मल्टीप्लिकेशन, 2 2 4, सो 4/4 इज इक्वल टू TX ओवर TY। देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो TY ऊपर जाएगा इज इक्वल टू TX, तो दोनों का जो टेम्परेचर होगा दैट वुड बी सेम, तो दोनों का टेम्परेचर इक्वल है। ओके, आगे चलते हैं। द इंजन इज सपोज टू वर्क बिटवीन दिस इज द टेम्परेचर ऑफ अ हॉट रिजर्वायर एंड दिस इज द टेम्परेचर ऑफ अ कोल्ड रिजर्वायर, तो मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी कितनी होगी? देखिए भाई, सबसे पहले केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, तो 727 प्लस 273, तो 727 273 0, ठीक है, 0 एंड 1000, तो कितने केल्विन हो रहा है? 1000 केल्विन हो रहा है। और यहाँ पर कोल्ड रिजर्वायर 227 एंड 273, तो दिस वुड बी 500 केल्विन। तो ये तो हो गया। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी परसेंटेज का 1 माइनस TC डिवाइडेड बाय TH इंटू 100। तो TC कितना है? इट इज़ 500, TH 1000 एंड द आंसर 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 डिवाइडेड बाय 500 डिवाइडेड बाय 1000 वुड बी 0.5 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 माइनस 0.5 इज 0.5, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट वुड बी 50, सो 50%। सो व्हाट डज इट मीन्स? ए वुड बी द करेक्ट आंसर। कह रहा है फॉर मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस में CV की वैल्यू जो होती है दैट इज 3/2R। प्लीज रिमेंबर दिस, डाई में 5/2 होती है। आगे चलते हैं। आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन एज, एक आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन है आपके पास, तो उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो हाईएस्ट होगी। अच्छा, हाईएस्ट क्यों होगी? व्हाट इज द लॉजिकल रीजन फॉर इट? तो अकॉर्डिंग टू कार्नस थ्योरम, आपने कार्नस इंजन पढ़ा होगा,
no engine operating between two given temperatures can be more efficient than the Carnot engine. Ideal reversible engine होता था Carnot engine operating between the same two temperatures. ठीक है, hoping that you understand the logic. आगे चलते हैं. What does the constant n represent in the equation of state of an ideal gas PV is equal to capital N KT. ठीक है, तो N KT कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है और जो स्मॉल n होता है वो नंबर ऑफ मोल्स होता है. तो प्लीज रिमेंबर दिस. ठीक है, और जो आपके पास एक इक्वेशन है पी वी इजिकल टू एन आर टी. अब ये जो स्मॉल n होता है ये बराबर होता है कैपिटल N डिवाइडेड बाय एन ए. तो पी वी इजिकल टू कैपिटल N आर टी डिवाइडेड बाय एन ए, और आर डिवाइडेड बाय एन ए जो है ये बराबर होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के ऊपर भी पढ़कर आए. तो कैपिटल N के टी. सो सी, ये आपने इक्वेशन बना ली. ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स 31. 100 watt heater जो है is heated for 5 minutes to heat 500 grams of water. What is the change in the temperature of water? तो चेंज इन द टेम्परेचर कितना होगा, स्पेसिफिक हीट इतनी है. तो सबसे पहले आप हीट निकालेंगे पावर के फॉर्मूले से, एनर्जी ओवर टाइम. ठीक है, तो टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी. तो 5 मिनट्स का मतलब होता है 300 सेकेंड. तो 100 इंटू 300, so it would be 30,000. So 30,000 would be the heat that we supplied. अब हमने चेंज इन द टेम्परेचर फाइंड आउट करना है. अब स्पेसिफिक हीट हमें कह दिया गया है, तो वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द स्पेसिफिक हीट. का फॉर्मूला होता है डेल क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी. अब हमें डेल्टा टी चाहिए, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी. डेल्टा क्यू आपके पास कितना है, एनर्जी, दैट वाज 30,000 सॉरी, और m जो है मैस 500 ग्राम्स, और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको दी गई है दैट इज 4.2. ओके, तो नाउ सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल 0 0 0 एंड 0 कैंसिल, तो ऊपर तो बचा 300. और 5 मल्टीप्लाई कर रहा है 4.2 से. 5 4 जा होता है 20, और 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है बेसिकली 1. तो 21 हो जाएगा. तो 300 divided by 21, you will use 3 stable. 3 10 300 would be 100 and it would be 7, तो 100 over 7. ठीक है, अच्छा 100 over 7 किसके बराबर होगा, अगर आप गौर करें तो 40 तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर. तो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व इट. आगे चलते हैं. अ गैस इज कंप्रेस, एक गैस है जो कंप्रेस हो जाती है 1/2 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम. V1 था ये V, और जो V2 था दैट वुड बी 1 over V. ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, इतने प्रेशर पे. इफ इनिशियल वॉल्यूम इज दिस देन वर्क डन. अगर इनिशियल वॉल्यूम है 1000, तो फाइनल वॉल्यूम कितनी होगी. 1000 का हाफ कितना हो जाता है भाई, 1000 का हाफ हो जाता है 500. 500 हो जाएगी. मेकिंग सेंस. ओके, अब दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. चेंज इन द वॉल्यूम बराबर होता है फाइनल वॉल्यूम V2 माइनस V1, 500 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 1000, तो माइनस 500 सेंटीमीटर क्यूब. अब अच्छा, यहाँ पर जो आंसर दिया गया है वो जूल्स में दिया गया. जूल इज एन SI यूनिट ऑफ एनर्जी. अब या वर्क डन. अब जाहिर सी बात है वॉल्यूम का भी जो SI यूनिट होता है दैट इज मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब नहीं होता. सो यू हैव टू कन्वर्ट द सेंटीमीटर क्यूब इनटू द मीटर क्यूब. आपको पता है एक सेंटीमीटर में 10⁻⁻² मीटर्स होते हैं. तो अगर आप क्यूब कर दें 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑन बोथ द साइड, तो इट इज़ लाइक दिस, एंड 10 सेंटीमीटर इट इज़ लाइक दिस. ठीक है, तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, और ये 2 3 6, तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब. तो ये आपको मिल गया 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने मीटर क्यूब होते हैं. तो डेल वी माइनस 500 सेंटीमीटर क्यूब की जगह आपका आ जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब. ठीक है, तो ये आपका चेंज इन द वॉल्यूम आ गया. अब आपके पास प्रेशर भी है. वर्क डन आपका बराबर होता है P डेल V के. जो P है दैट इज़ व्हाट, 10⁻5, तो P की जगह 10⁻5,
और v जो है डेल v जो है दैट इज -500 इंटू 10⁻⁻6, ठीक। अच्छा, अगेन यहाँ देखें बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा, 5 - 6 सो इट वुड बी -1, तो -500 इंटू 10⁻⁻1। अच्छा, यहाँ देखें अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 50 10⁻1 और 10⁻⁻1, दिस एंड दिस कैंसिल, सो वर्क डन हो जाएगा -50 जूल्स। सो -50 जूल्स वुड बी द करेक्ट आंसर, सो 32 का डी आंसर होगा। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। ओके, अच्छा, अब आप में से बहुत सारे बच्चे सवाल कर सकते हैं सर ये माइनस है, माइनस का मतलब क्या है? तो गैस के ऊपर काम हुआ है, सो दैट इज द लॉजिकल रीजन। गैस ने काम नहीं किया है, ये आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन इज अ आइसोबैरिक प्रोसेस इज गिवन बाय, आइसोबैरिक मतलब बैर का मतलब होता है प्रेशर, तो सेम प्रेशर में वर्क डन किसके बराबर होता है? अभी हम पढ़कर आए हैं पी डेल वी, तो पी डेल वी जो है वो सी है, सी वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, इफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम में आपको पता है वर्क डन किसके बराबर हो जाता है? जीरो के बराबर हो जाता है। सो इट्स टेम्परेचर राइजेस बाय डेल्टा टी, देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी रिटन एज, तो हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है दैट इज डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। अब वर्क डन तो जीरो है कांस्टेंट प्रेशर में, तो इक्वेशन वुड बी समथिंग लाइक दिस, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, ठीक है। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। इसके बाद क्या करेंगे, हमें पता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम में डेल्टा क्यू बराबर होता है सी वी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी। अब नंबर ऑफ मोल तो 1 है, तो n की जगह 1, तो डेल क्यू इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी। और यहाँ पर अगर आपके पास जो इक्वेशन आई थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, दैट वाज व्हाट, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा क्यू की जगह सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू, तो वो बराबर है सी के। सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस लाइक दिस। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन सी पी और सी वी करेक्ट है? हमें पता है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर होता है, अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ तो सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, तो सी पी इज इक्वल टू सी पी प्लस आर, तो ये इक्वेशन नंबर डी है, सो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, व्हेन एन आइडियल गैस ऑफ कांस्टेंट मास इज हीटेड इन अ कंटेनर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम है, कांस्टेंट मास है, व्हाट इज द रीजन फॉर द इंक्रीज इन प्रेशर? क्या रीजन है कि इसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा? तो द रीजन वुड बी, कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस, भाई मास ही कांस्टेंट है तो कैसे मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होंगे? मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई ग्रेटर वॉल्यूम, नहीं भाई वॉल्यूम फिक्स्ड है। एवरेज फोर्स पर इम्पैक्ट एट द कंटेनर वॉल इंक्रीज, यस, क्या होगा कि फिक्स वॉल्यूम है ना, इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो ये हो सकता है, ठीक है। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो हीटिंग इंक्रीजेस, जिसकी वजह से द मीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, जिसकी वजह से फोर्स पर इम्पैक्ट इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज होगा। सो दिस इज द लॉजिकल रीजन फॉर इट। द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज काइनेटिक एंड पोटेंशियल ऑफ अ सब्सटेंस इज टर्म एज इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी कहते हैं, प्लीज रिमेंबर दिस। आगे चलते हैं, एन आइडियल गैस इज कंप्रेस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, तो जो V2 है दैट इज 1/2V, ठीक है। विच ऑफ दीज प्रोसेसेस वुड रिजल्ट इन मैक्सिमम वर्क डन? कौन से प्रोसेस में वर्क डन जो है वो मैक्सिमम होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन होगा। क्यों? जब आप पी वी का ग्राफ बनाते हैं ना, तो आपको पता है कि जो वर्क डन होता है वो एरिया अंडर द ग्राफ होता है। अब जब आप एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ देखेंगे तो यू विल सी दैट एरिया अंडर द ग्राफ एडियाबैटिक में सबसे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर थ्री, सो दैट इज द रीज़न ए वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, इन थर्मोडायनेमिक्स जीरो लॉ इज रिलेटेड विद थर्मल इक्विलिब्रियम। वो ये कहता है ना कि यू हैव ए जो है बॉडी ए, ऑब्जेक्ट ए और बी का टेम्परेचर बराबर है, तो इसका मतलब, और बी और सी का बराबर है, तो आपको पता है कि ए और सी का टेम्परेचर भी बराबर होगा, तो दिस इज थर्मल इक्विलिब्रियम। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडियाबैटिक प्रोसेस? तो नन ऑफ दीज, क्योंकि कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन हीट ट्रांसफर की बात करते हैं, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में तो हीट ट्रांसफर होती ही नहीं है, दैट इज इक्वल टू जीरो, सो दैट इज द लॉजिकल रीजन फॉर इट। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन
ऑफ काइनेटिक मॉडल ऑफ एन आइडियल गैस। तो कौन सी इन चारों में से अजम्पशन है कि गैस इज एट हायर प्रेशर? नहीं। कॉलिजन बिटवीन इलास्टिक पार्टिकल्स आर इलास्टिक, यस इलास्टिक कॉलिजन होता है, सो दिस इज एन अजम्पशन। ठीक है। देयर आर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, ये भी नहीं है। एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शन, टोटल एनर्जी नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी होती है 41 में, तो आंसर वुड बी बी। आगे चलते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस कैन बी डिफाइन एज, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर जीरो होता है या चेंज इन द टेम्परेचर जीरो होता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो अगर आप बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट जो है बॉयल्स लॉ, ये भी तो यही बात करता है कि टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। इफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस इज v, देन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस एट 327 विल बी। देखो भाई, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टाइम। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ 2, अच्छा इट इज 27 डिवाइडेड बाय 327, दोनों का स्क्वायर रूट है, तो इट वुड बी लाइक दैट। अच्छा, अब आप देखें कि 27 जो है इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ सेल्सियस केल्विन में, तो ये तो हो जाएगा 300, और 327 को करता हूँ तो इट वुड बी 600। गेटिंग द पॉइंट? तो अगर मैं दोनों को केल्विन में करता हूँ तो इट वुड बी 300 डिवाइडेड बाय 600, तो 0 0 0 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 के ऊपर स्क्वायर रूट, 2 के ऊपर स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो v1 डिवाइडेड बाय v2। तो जो v2 होगी, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, v2 ऐसे चले जाए, तो जो न्यू वेलोसिटी होगी दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स द प्रीवियस वेलोसिटी। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2v वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। कह रहा है इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर T इज U, देन इट्स इंटरनल एनर्जी एट टेम्परेचर 4T विल बी। देखो, इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, अगर जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तो इंटरनल एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ वर्क डन इज जीरो, तो वर्टिकल लाइन में कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन जीरो होता है। क्यों, ऐसा क्यों है? देखो, जब इस तरह से होगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, एरिया अंडर द ग्राफ। अब एरिया तो है ही नहीं कुछ ग्राफ के नीचे, सो दैट इज द रीजन, या एक और लॉजिकल रीजन ये ले सकते हैं, पी डेल वी होता है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में चेंज इन द वॉल्यूम जीरो होगा, तो वर्क डन आपका जीरो हो जाएगा। सो दीज आर द टू लॉजिकल रीजन फॉर इट। द डिफरेंस बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज द डिफरेंस। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर Cp माइनस कांस्टेंट वॉल्यूम Cv इज इक्वल टू R होता है, तो R की वैल्यू क्या होती है, 8.314, सो B वुड बी द करेक्ट आंसर। और SI यूनिट में कह रहा है तो B ही होगा, R की वैल्यू ये होती है। आगे चलते हैं। यूनिट ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज सेम इज दैट ऑफ, ठीक है, तो आपको पता है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है उसका जो यूनिट होता है दैट इज जूल पर केल्विन। अब जूल पर केल्विन और किसका यूनिट होता है, और होता है हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी का भी यूनिट होता है जूल पर केल्विन। ठीक है, होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। आगे चलते हैं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस इज गिवन एज, अगर आप तीनों फार्मूला को देखेंगे तो यू विल रियलाइज इट कि अब जैसे ये है पीवी और आरटी, आपको पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, जब वन मॉलिक्यूल है तो पीवी इज इक्वल टू आरटी होगा। अब आप लॉजिकली देखो, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये तो फॉर्मूला होता ही है, सो डी डी वुड बी द करेक्ट आंसर। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। आगे चलते हैं। इफ अ गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली, एक गैस है आपके पास, वो आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रही है, ठीक है, तो उसकी क्या चीज़ ज़ीरो होगी, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो होगा, और हमें पता है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरनल एनर्जी, तो चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी ज़ीरो होगा। आगे आगे चलते हैं।
क्लाउड फॉर्मेशन जो है वो किसकी एग्जाम्पल है? वी नो दैट इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। अच्छा, क्यों है? क्योंकि वार्म एयर एक्सपेंड्स रैपिडली, हवा जो है गर्म हवा वो एक्सपेंड करती है रैपिडली एज इट राइजेज इनटू द रीजन ऑफ लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऊपर चले जाती है। ड्यू टू हाई स्पीड एंड पुअर थर्मल कंडक्शन ऑफ लार्जर मासेस, नो हीट इज एक्सचेंज, कोई हीट एक्सचेंज नहीं होती है कूलिंग द एयर एडियाबैटिकली टू फॉर्म क्लाउड्स, कोई हीट एक्सचेंज ही नहीं हो रही, डेल्टा क्यू जीरो है तो एडियाबैटिकली हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, इट इज काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। कह रहा है W1, W2 एंड W3 आर वर्क डन इन आइसोथर्मल, क्योंकि W1 जो है वो आइसोथर्मल है, W2 जो है वो एडियाबैटिक है और W3 जो है वो आइसोबैरिक है, तो ये याद रखिएगा। कह रहा है प्रोसेस रिस्पेक्टिवली एज शोन इन पीवी, देन किसका वर्क डन सबसे ज़्यादा है? अब आप लॉजिकली देखो, वी नो दैट कि W3 जो आइसोबैरिक है उसका जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो सबसे ज़्यादा है, तो W3 जो है उसका वर्क डन सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आइसोथर्मल, उसका वर्क डन ज़्यादा है क्योंकि उसका एरिया अंडर द ग्राफ ज़्यादा है, तो आइसोथर्मल इज W1। उसके बाद बचता ही है कि W2, तो W3 का वर्क डन सबसे ज़्यादा, उससे कम W1 का, उससे कम W2 का, सो व्हाट डज इट मीन? सी वुड बी द करेक्ट आंसर। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। आगे चलते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन, स्पेसिफिक हीट सिर्फ नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इट इज़ अ कांस्टेंट, तो नेचर का कांस्टेंट होता है ये। पी वी डिवाइडेड बाय द गामा इज इक्वल कांस्टेंट इज ट्रू फॉर, किस चीज़ में ये कांस्टेंट होता है? ये होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, और ये जो गामा होता है दैट इज सी पी डिवाइडेड बाय सी वी। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। आगे चलते हैं, फॉर एन आइडियल गैस अगर सी वी इसके बराबर है, सी वी इसके बराबर है, देन द गैस, गैस कौन सी होगी? वी नो दैट डाई एटॉमिक होगी, ये हमने पढ़ा था कि मोनो एटॉमिक में सी वी बराबर होता है 3/2 आर के, डाई में 5/2 आर के, इस तरह से। विच ऑफ दिस इज कांस्टेंट इन आइसोकोरिक प्रोसेस? कॉर का मतलब होता है वॉल्यूम, आइसो का मतलब होता है सेम, तो सेम वॉल्यूम, सेम का मतलब कांस्टेंट, तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी स्टेटेड एज, हमें पता है डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, तो इट इज रिजेंबल विद द फर्स्ट वन, ए वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, what does the constant n represent in the equation PV is equal to nRT small n number of moles, B would be the correct answer। आगे चलते हैं 59, which of the following is not an assumption of the kinetic model of an ideal gas, इनमें से कौन सी assumption नहीं है? kinetic energy of a particle is same नहीं होती है, we know that एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, इंडिविजुअल हर पार्टिकल की डिफरेंट होगी। ओके, आगे चलते हैं, व्हाट विच ऑफ दिस इज कांस्टेंट इन एडियाबैटिक प्रोसेस? क्या चीज़ कांस्टेंट होती है एडियाबैटिक प्रोसेस में? वी नो दैट कि इंट्रॉपी कांस्टेंट होती है। इंट्रॉपी क्यों कांस्टेंट होती है? क्योंकि चेंज इन द एनर्जी जो है वो ज़ीरो है और इसकी वजह से इंट्रॉपी कांस्टेंट रहेगी। 61 की तरफ चलते हैं, व्हेन हीट इज गिवन टू आइसोबैरिक प्रोसेस देन, आइसोबैरिक, बार का मतलब होता है प्रेशर, अगर आप हीट दे रहे हो तो क्या होगा? ठीक है, वी नो दैट वर्क इज डन बाय द सिस्टम, क्योंकि W इज इक्वल टू P डेल V, इस तरह से। आगे चलते हैं, 62, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन, इंटरनल एनर्जी जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? प्रेशर के ऊपर। हमने पढ़ा है कि इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, सॉरी T के ऊपर। What is the internal energy change in system that has absorbed 800 joules of heat? So delta Q इतना है और work done इतना किया है। We know that del Q is equal to del U plus W, W यहाँ चले जाएगा तो del Q minus W is equal to del U, del Q is 800 minus 500, so change in the internal energy would be 300 joules, so B would be the correct answer। आगे चलते हैं, इन थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ इज रिलेटेड विद एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। टेम्परेचर इज डिफाइंड बाय, जो फंडामेंटल आइडिया ऑफ टेम्परेचर था वो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने दिया था, ठीक है। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ हीट? कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट, जूल इज अ यूनिट ऑफ हीट, वॉट सेकंड इज अ यूनिट ऑफ हीट, क्योंकि जूल बराबर होता है वॉट सेकंड के, तो वॉट इज नॉट अ यूनिट ऑफ हीट?
ठीक है, तो वाट जो है वो किसका यूनिट है, ये पावर का यूनिट है। ओके, इफ अ सिस्टम अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ पर ही ख़त्म हो गया, तो टेम्परेचर ज़ीरो होगा, चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो होगा, जिसकी वजह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी ज़ीरो हो गई। द अमाउंट ऑफ हीट transfer required to raise the temperature of 1 mole of gas through 1 Kelvin at constant pressure, molar specific heat at constant pressure, ये constant molar specific heat की definition लिखी गई है। आगे चलते हैं, which of the following is the expression of root mean square speed of a gas having n number of molecules contained, तो root mean square का जो अगर let's suppose v1 square plus v2 square इस तरह वी एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन और उसका स्क्वायर रूट, सो दिस इज द डेफिनेशन या फॉर्मूला ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये रिजम्बल कर रहा है ए से, ए वुड बी द करेक्ट आंसर। इट इज़ अ काइंड ऑफ एन एवरेज। ये क्यों निकालते हैं, क्योंकि समटाइम्स आधी वैल्यू पॉजिटिव हो आधी वैल्यू नेगेटिव हो, तो उनका एवरेज तो हमेशा ज़ीरो आएगा। तो रूट मीन स्क्वायर लेते हैं, पहले सब वैल्यूज़ का स्क्वायर करते हैं नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, देन उसको ऊपर रूट लगाते हैं। रूट क्यों लगा रहे हैं भाई, क्योंकि हमने जो स्क्वायर लिया था उसको ख़त्म भी तो करना है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एन एवरेज, ठीक है, जो हमने कल भी डिस्कशन की थी अल्टरनेटिंग करंट की एक वीडियो में। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मतलब आर है, उसकी वैल्यू होती है 8.314। ओके, आगे चलते हैं, इफ जनरल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT, n represent the number of moles, which of the following represents n, तो n बराबर है n divided by na, c would be the correct answer। okay, आगे चलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस हैविंग प्रेशर p एंड डेंसिटी रो इज गिवन एज, तो वो हमें पता है बराबर है इसके, अगर आपको याद हो प्रेशर का फॉर्मूला आपने किया था 1/3 रो वी स्क्वायर, तो यहाँ से 3p डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल टू वी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो 3p डिवाइडेड बाय रो स्क्वायर रूट, तो ये आपका b है। लास्ट 73, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब क्या होता है कि थर्म टेम्परेचर सेम है, तो वो हमें पता है कि डी होगा। डी इसलिए होगा क्योंकि ये सारे जो हैं ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये जो बी है इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये आइसोकोरिक का होगा। यहाँ पर प्रेशर सेम है, तो ये आइसोबैरिक का होगा। ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है, तो बचा कौन सा, ये तो ये आइसोथर्मल का होगा। लास्ट की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ वर्क डन इज ज़ीरो। किस में वर्क डन ज़ीरो है, तो आपको पता है जिसमें वॉल्यूम सेम होता है, वॉल्यूम सेम जो है वो इसमें है, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है पी डेल वी। अब अच्छा, वॉल्यूम सेम है तो डेल वी ज़ीरो हो जाएगा, तो आपका वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा, तो इसमें सी वुड बी द करेक्ट आंसर। Hoping that you understand every question that we have discussed in this video. Inshallah, see you in the next video. If you have any question, you may write down in the comment box. Allah Hafiz.